जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो आज हम लोग टीचिंग एग्जाम्स, देखो टीचिंग की जो एग्जाम्स होती हैं वो फिर कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे कोई सीटेट हो या स्टेट टीईटी हो या फिर आपका केवीएस हो या DSSS हो या फिर एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम होगा अगर टीचिंग का, तो टीचिंग के एग्जाम्स में एक साइकोलॉजी में एक नाम बड़ा फेमस है, जीन पियाजे। भाई इस नाम के बिना किसी भी एग्जाम का पेपर सेट नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर टीचिंग एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। तो कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम्स होता ही नहीं है जो बिना जीन प्याजे के ऊपर क्वेश्चन बनाए पेपर सेट कर दे। तो कुल मिलाकर के इनके थ्योरी से एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स जो है मिनिमम, अगर नहीं भी हैं, वरना 3 से 5 नंबर जो है आपके पक्के हो जाते हैं इस थ्योरी में। क्यों? उसका एक कारण है भाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं साइकोलॉजी के जो अगर हमने ये थ्योरी ढंग से पढ़ ली तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम अपनी समझ से दे सकते हैं, भले ही उसमें प्याजे का नाम आए अदरवाइज ना आए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना ये लेक्चर जो कि है जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जीन पियाजे की थ्योरी कौन सी थी। तो भाई जीन पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। कॉग्निटिव का मतलब है मेंटल स्किल्स। कौन सी स्किल्स? मेंटल स्किल्स। जैसे मतलब क्या क्या आ सकता है? जैसे आप बोलो इसमें थिंकिंग आ सकती है, आप रीजनिंग आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकता है। भाई ये वर्ड कहीं भी हैं तो ये जो हैं ये कॉग्निटिव से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये मेंटल स्किल्स से रिलेटेड है। आप इसमें दिमाग का यूज़ करते हैं। थिंक, सोचने के लिए भी हमें क्या होता है कि एक मेंटल स्टेट का यूज़ करना होता है। रीजनिंग करना है तो भी हम कुछ सोचते हैं। दैट मीन्स ये कॉग्निटिव स्किल्स हैं। ठीक है, मेंटल स्किल्स। अब इनके कुछ ना मतलब कुछ ऐसे, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें आपको एक एक पॉइंट का निचोड़ होगा। इस थ्योरी में, इस एक वीडियो में आपका ये कंप्लीट टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। कहीं भी इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। तो हम वन लाइनर के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, हम सारे की पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो ये नोट्स मेरे एज इट इज़ नोट्स हैं, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से इसको पीपीटी पे निकाला है। तो अगर यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहें और हमें भी ये मोटिवेशन मिले और इसी मोटिवेशन के साथ जो है हम आगे भी आपके पास वीडियोस लाते रहें। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम देखकर बता सकते हैं कि किन के थे। तो चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, इन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो छोटे साइंटिस्ट की तरह होते हैं। बच्चे एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, मतलब कि बच्चे खुद नॉलेज बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके अंदर नॉलेज भर देंगे या फिर आप नॉलेज जो है सारा का सारा उनको ला करके दे देंगे। नहीं, दे आर द एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज खुद बनाएंगे, आपको सिर्फ हेल्प करनी है। पियाजे जो थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपको मैं बता दूं, कंस्ट्रक्टिविस्ट उनको कहते हैं जो इस बात पर जोर देते थे कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। मतलब इनकी थ्योरी में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। इनकी थ्योरी में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व थे और जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो इन्होंने दी थी वो थी एक्टिविटी पे। एक्टिविटी पे इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि बच्चे को एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी थी, स्ट्रेस दिया था। पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट भी हम इनको कह सकते हैं। अब इन्होंने कहा था कि देखो, ऐसा किसने बोला कि डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस? तो ये कहा था पियाजे ने कि जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये स्टेजेस में होती है। ये जो है ये स्टेजेस में होती है। ग्राफ के थ्रू समझते हैं। पहले इस तेजी के साथ हुई, फिर ये ग्राफ बना, फिर ये ग्राफ बना। तो इस तरीके से इन्होंने बोला था कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है, वो स्टेजेस में होती है। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर देखो इनका कहना था कि सर्टेन एज से पहले समझ विकसित नहीं हो सकती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैच्योरिटी से पहले, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा उसमें कोई समझ विकसित नहीं हो सकती। ठीक है, यानी सर्टेन एज के पहले उसमें कोई भी समझ विकसित नहीं हो सकती। वो जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं सिखा सकते, ऐसा इनका कहना था।
अब इनके जो 4 फैक्टर्स थे हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से 4 फैक्टर्स इन्होंने हमें बताए थे। तो ये इनके 4 फैक्टर कौन से थे? तो भाई देखो, एक बात करें मैच्योरेशन, मतलब इन्होंने बोला था कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता हम उसको नहीं सिखा सकते, ठीक है, वो तैयार ही नहीं है सीखने के लिए, तो इसको कहेंगे रेडीनेस टू लर्न, मतलब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन, जो कि एक सर्टेन एज के पहले नहीं हो सकता। अच्छा, एक एक नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, उससे इसको बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं करना है। जो लॉ ऑफ रेडीनेस था वो थॉर्नडाइक का था। किसका था? थॉर्नडाइक का। लेकिन ये जो रेडीनेस टू लर्न है ये स्टेटमेंट जीन पियाजे का है। फिर इनका दूसरा था सोशल इंटरेक्शन। भाई दूसरा फैक्टर इनका सोशल इंटरेक्शन था। तो ये जो है ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मतलब इन्होंने सबसे कम इंपॉर्टेंस दी है इसको, जबकि लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया सोशल इंटरेक्शन। तीसरा इनका था इक्विलिब्रेशन, मतलब बच्चा जो है ना कन्फ्लिक्ट से उसको क्लियरिटी होनी चाहिए, तो ये इक्विलिब्रेशन इनकी तीसरा फैक्टर था। चौथा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इन्होंने, जिसके वजह से अगर कोई हमसे पूछे कि भाई उन्होंने किस बात पे स्ट्रेस दिया, तो उन्होंने एक्सपीरियंस पर स्ट्रेस दिया। एक्टिविटी से रिलेटेड है। भाई एक्सपीरियंस उसको कब होगा? जब बच्चा खुद कोई एक्टिविटी करेगा, तो इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। अब देखो, पहले ना एक चीज़ बता दें, पहले डेवलपमेंट होगी और फिर लर्निंग होगी, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट इन द सेंस कि जब तक डेवलप नहीं होगा, वो मैच्योर नहीं होगा, तब तक वो लर्निंग कैसे कर सकता है? तो इन्होंने पहले मैच्योर होने के लिए बोला, मैच्योरिटी होगी तभी वो लर्निंग सही से कर पाएगा। अब इनकी जो थ्योरी है उसमें मतलब ये जो इक्विलिब्रेशन वाला फैक्टर है, इक्विलिब्रेशन वाला, इसको हम समझते हैं कन्फ्लिक्ट से बच्चा क्लैरिटी तक कैसे जाता है। तो कन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी के लिए जाने के लिए देखो, दो चीज़ें हैं, एडॉप्टेशन, एक तो आता है आपके पास एडॉप्टेशन, और दूसरा आता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करके रखना, ठीक है। अब एडॉप्टेशन की जो बात है इक्विलिब्रेशन वाली, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो होता है आपके पास में एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, और दूसरा होता है आपके पास में एसिमिलेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मसात, ठीक है। तो समझते हैं ये दो टर्म्स क्या है। भाई इन पे ना पियाजे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, तो हमें इसको ढंग से समझना है। पहले हम बात करेंगे स्कीमा की। तो एक पियाजे ने जो अपनी थ्योरी में एक वर्ड यूज़ किया था वो था स्कीमा, ठीक है। वो किसी और ने अपनी थ्योरी में यूज़ नहीं किया है, वो पियाजे ने किया था। तो स्कीमा किससे रिलेटेड है? पियाजे से। अब ये स्कीमा है क्या? तो स्कीमा जैसे कि मतलब एक बच्चे के अंदर या फिर एक इंसान के अंदर इंफॉर्मेशन जो रहती है, इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन के पैकेट्स के बंडल हैं ये स्कीमास, इनके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर रहती है। तो वो जो रूम है इंफॉर्मेशन का, उसको स्कीमा कहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये स्कीमा है पूरा, ये रूम ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें छोटी छोटी स्कीम्स हैं, मतलब छोटी छोटी ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो इकट्ठी हुई हैं इसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है? तो देखो, जब क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने पहली बार, जब वो है एक पहली बार उसने एक मोबाइल देखा, बच्चे ने पहली बार एक मोबाइल देखा, सपोज़ ये हमने जो है 1 2 3 ऐसे ये मोबाइल, पहले एक मोबाइल चलता था एंटीना वाला, ठीक है, इस तरीके से एंटीना निकला रहता था उसका, ये जो भी ब्रांडिंग आपको देनी आप दे सकते हो उसको। तो ये बच्चे ने पहली बार ये मोबाइल देखा, तो उसके पेरेंट्स जो है वो फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से, तो आपस में बात करने के लिए वो इसका यूज़ कर रहे, तो बच्चे ने, उसको नहीं समझ आ रहा था, वो एकदम से मतलब उसको कन्फ्लिक्ट आ गया कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या चीज़ है कि लोग इसको कान में लगा के और दूर दूर तक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट में आ गया। अब क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बार उसको बताया गया कि बच्चा ये मोबाइल है, समझ में आ गया उसको। अब थोड़ी ये जो उसने अब पहली बार देखा था इस चीज़ को, तो उसने इस चीज़ को आत्मसात कर लिया, मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लिया, में मतलब ऐड कर लिया उसने, पहली बार कोई चीज़ अपने मन में ऐड की, तो वो होता है एसिमिलेशन, मीन्स आत्मसात करना। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसको, या कोई रिलेटिव्स आ रहे थे, उसके फूफा जी आ रहे थे, तो उसके पेरेंट्स ने या उसके पिताजी ने मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ा और मुस्कुराते हुए बोले कि भाई फूफा जी आने वाले हैं। तो अब वो बच्चा जो है अब थोड़ा सा मतलब
उसको अजीब सा फिर से वो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट में आ गया कि यार फ़ोन इन्होंने कान पे नहीं लगाया और ये बोल रहे हैं कि नहीं फूफा जी आने वाले, इनको कैसे पता। तो फिर उस बच्चे को बताया कि नहीं, इस मोबाइल से सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, इससे मैसेज भी कर सकते हैं, बिना कान पे लगाए भी, बिना बोले भी, मैसेजेस के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस बच्चे के दिमाग में अब क्या हुआ, मोबाइल पहले से बना हुआ था, उसने उसको एसिमुलेट कर लिया था कि भाई कान पे लगाते हैं मोबाइल को तो बात हो जाती है। लेकिन अब उसको एक चीज़ और ऐड पता, मतलब नई चीज़ पता चली, तो उसने क्या किया, उसने मोबाइल में उसको वापस जोड़ लिया, उसने थोड़ा सा चेंज किया कि भाई नहीं, इससे सिर्फ बात नहीं कर सकते, इससे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये है कि उसने अपनी कुछ मतलब कुछ उसमें स्कीमा में चेंज कर दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया अपने स्कीमा को कि नहीं, उस मोबाइल से सिर्फ हम बात नहीं कर सकते, मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये कहलाता है एकोमोडेशन, मतलब कुछ चेंज करना या फिर स्कीमा में कुछ मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, या फिर कुछ मैनिपुलेट कर देना अपने स्कीमाज में, है ना। तो जब भी कुछ ऐसा, देखो आप कैसे ध्यान रखोगे, जब भी अगर क्वेश्चन में आता है कि चेंज किया, मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया या ऐसा कुछ आया तो चेंज किया, तो आप जाएंगे एकोमोडेशन की तरफ। लेकिन कुछ नया ऐड किया अपने स्कीमा में तो उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन, कुछ नया ऐड किया, ठीक है। अब जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, बिल्ली को देखा, ठीक है। अब बिल्ली को जब देखा तो उसने सबसे पहली बार तो उसको लगा, मतलब साउंड वाउंड में वो नहीं पहचान पाएगा, उसने बिल्ली को देखा तो उसके 4 पैर थे और एक पूंछ थी, उसको ये दिखाई दिया कि भाई जिसके 4 पैर हैं, 4 तो पैर हो गए और एक पूंछ हो गई लंबी सी। तो उसने पूछा ये क्या है, तो उसको बताया गया कि भाई ये बिल्ली है, ये क्या है, बिल्ली है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक कुत्ता आया। अब कुत्ते को देखा तो उसने बोला यार इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है, बस इसका साइज ही थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये भी एक बिल्ली है। तो वो बच्चा बोला कि ये भी एक बिल्ली है। तो पहली बार जब उसने बिल्ली को अपने दिमाग में ऐड किया, जब पहली बार कुछ ऐसा देखा, तो उसने क्या किया, ये एसिमिलेट कर लिया, क्या कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, ठीक है, आत्मसात कर लिया। अब जब वो दोबारा इस कुत्ते को बिल्ली बताने लगा तो उसको थोड़ा सा पेरेंट्स ने करेक्ट किया कि नहीं नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये जो है ये कुत्ता कहलाता है। तो उसके दिमाग में आया कि यार 4 पैर वाली चीज़ बिल्ली थी, नहीं 4 पैर वाली चीज़ कुत्ते भी हो सकते हैं। तो उसने अपने दिमाग में एक अपने स्कीमा में मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया कि हाँ 4 पैर हैं तो वो कुत्ता भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। और जब पहली बार उसने 4 पैर की कोई चीज़ अपने दिमाग में तस्वीर बनाई तो वो चीज़ हो गई एसिमिलेशन, ठीक है। तो जब भी आपको होप समझ आ रहा होगा कि जब कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो है एकोमोडेशन, एंड जब कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो वो है एसिमिलेशन। आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई कन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी कैसे जाएगा, अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे ने कुछ नया देखा, जैसे मान लो उसने पहली बार जीवन में बिल्ली देखी थी, डिसइक्विलिब्रेशन में आ गया, मतलब एकदम कन्फ्लिक्ट में आ गया, ये क्या चीज़ है। तो अब उसको बताया गया ये बिल्ली है, तो उसने क्या किया, उसको एसिमिलेट किया, अपने आप में आत्मसात कर लिया। अब जब उसने एसिमिलेट किया तो अब वो इक्विलिब्रेशन में था कि हाँ चलो ठीक है ये बिल्ली होती है। अब उसके सामने आया कुत्ता जो कि बिल्ली से थोड़ा बड़ा था, तो उसको मतलब उसको बोला गया नहीं नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो वो मतलब थोड़ा सा उसके लिए नई सिचुएशन बन गई, तो अब वो फिर से डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो अब उसने अपनी इंफॉर्मेशन में क्या किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया और बोला नहीं 4 पैर वाला कुत्ता भी होता है, उसने वो ऐड किया उसमें और चेंज कर लिया स्कीमा में। और इस तरीके से वो एकोमोडेट करने के बाद फिर इक्विलिब्रेशन में आया। तो फिर यही प्रोसेस टू द प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो है ये प्रोसेस इस तरीके से एसिमिलेट किया, फिर इक्विलिब्रेशन में आया, फिर कोई नई सिचुएशन आई तो फिर वो डिसइक्विलिब्रियम में गया। तो अब वो अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एडजस्ट करेगा और एकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो आपको तो इन शॉर्ट अगर किसी क्वेश्चन में चेंज दिखता है, चेंज बोला गया है, मॉडिफाई बोला गया है या मैनिपुलेट बोला गया है, ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो आप बोलोगे एकोमोडेशन। और जब आपसे बोले कि स्कीमा में कुछ नया ऐड किया, कुछ नया ऐड किया, तो वो हो जाएगा आपका एसिमिलेशन, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी डेवलपमेंट की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जितने मेरे खुद के नोट्स हैं मैंने यहाँ पर उसको उतारने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ आ जाए।
तो देखो कितनी स्टेजेस दी हैं पियाजे ने अपनी थ्योरी में, तो 4 स्टेजेस की बात की है, ठीक है। एक तो है आपकी पहली स्टेज जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मतलब सारा काम सेंसर्स से होगा। तो ये जो है जन्म से 2 साल तक के लिए जो एज होती है उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अभी एक एक को हम डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था। फिर बच्चा जब 2 से 6 साल तक का बीच में चलेगा तो उसको बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज ध्यान रखना 2 से 6 ईयर्स। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी एज आपको याद रखना है 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब 11 से बड़ा, ये हो जाता है आपका जब इस स्टेज में बच्चा आता है तो फिर ये उसकी 4th स्टेज है, मतलब लास्ट स्टेज है। ये हो जाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली स्टेज। जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है इसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एक एक को हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहली स्टेज, हम देखो हमारे पास कुछ ऐसे, अगर इसमें से जो भी कुछ समझ में कुछ ऐसा दिखाई देता है तो वो कौन सी स्टेज की बात होगी? सेंसरी। इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा जो है उसके सेंसर्स के थ्रू, सेंसस के थ्रू सीखता है। सेंसस के थ्रू जो है बच्चा लर्न करता है, ठीक है। इस वाली एज में बच्चा धीरे से, जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेंसस से ही सीख सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। देखो इसमें क्या होता है, सेंसस आर टीचर्स, बच्चे से, ईयर्स से, हैंड से, माउथ से, और इन सभी चीज़ों के थ्रू बच्चा सोचता है, क्योंकि बोल तो वो पाता नहीं है, ठीक है। और एकदम से उसका मेंटल स्टेट भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेगा। बच्चा आइज, ईयर्स, हैंड्स, माउथ, इन सब के थ्रू बच्चा जो है सीखता है। बच्चे का बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है। जब क्वेश्चन आ जाए कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज में होता है, तो जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ये, तब वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, ठीक है। जैसे आपने एक खिलौना यहाँ पटक दिया तो उसका गोल है कि यहाँ तक पहुँचना, तो वो कैसे भी यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसको अगर भूख लगी है तो वो बोल नहीं पाएगा, तो उसको भूख लगी है तो वो रोएगा। क्या करेगा? रोएगा। तो आपको पता चलेगा कि इसको भूख लग रही है, तो इसको हम कहेंगे गोल डायरेक्टेड। उसका गोल था खाना, उसका गोल था, तो उसको खाना मिल गया, बस हो गया उसका। तो ये उसी के लिए तो उसने रोना स्टार्ट किया था, तो इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। और देखो जब बच्चा 2 साल का भी होता है तब तक उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम क्या करते हैं कि बच्चे के साथ हम आंख मिचुली या छुपन छुपाई खेलते हैं। जब हम ऐसे अपने हाथों से मुंह को ढक लेते हैं और फिर उसके बाद उसको मुंह दिखाते हैं, तो पहले जब वो शुरुआत में उसको ये लगता है कि हमने हाथ से ये ढक लिया तो इसका मतलब अब हमारा मुंह जो है वो गायब हो गया है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाता है? तो वो 2 साल तक आ जाता है, मतलब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लेता है। मतलब 2 साल तक पहुंचते पहुंचते उसको पता चल जाता है कि भले ही आपने ये हाथ लगा लिया है बट पीछे जो है आपका चेहरा है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको अब आपने ऐसा नहीं है कि उसके सामने कोई छोटा सा खिलौना उसको हाथ से ढक दिया तो उसको लगेगा कि नहीं खिलौना गायब हो गया। उसको पता है कि हाथ के नीचे खिलौना है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली रहता है। डेफर्ड इमिटेशन, तो ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ डेफर्ड इमिटेशन किस स्टेज में होता है? तो हम कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज में, मतलब बच्चे नकल करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं डेफर्ड इमिटेशन। रिफ्लेक्स सेक्शन जो है वो खत्म होने लगते हैं, वो किस स्टेज में? सेंसरी मोटर। कुछ रह जाते हैं, बाकी मोस्टली जो रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं वो खत्म होने लग जाते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा यार। तो आप इसको नोट्स कीजिए, एज इट इज़ नोट्स बनाइए, ये कंप्लीट टॉपिक आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और हमें भी मोटिवेशनल मिले। अब दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब ये ट्रांसडक्टिव वर्ड का क्या मतलब है? मतलब बच्चा ना, जैसे उसने सोचा कि भाई यहाँ से, जैसे वो अपने घर में बैठा हुआ है, अब उसने देखा कि छत जो है, छत से चांद दिखाई दे रहा है, जबकि उसको अपने नाना का घर नहीं दिखाई दे रहा है।
तो बच्चे को लगता है कि चांद जो है वो यहाँ से पास में है और नाना का घर दूर है, क्योंकि चांद हमें दिखाई दे रहा है और नाना का घर नहीं दिख रहा है। तो ये होती है उसका, ये लॉजिक होता है जो कि गलत लॉजिक है, जो कि मतलब लॉजिकल ही नहीं है या फिर इलॉजिकल है। तो इस तरीके की जो लॉजिक्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो इस स्टेट में, प्री ऑपरेशनल स्टेट में, जो कि होता है 2 से 6 साल तक का, तब बच्चे में ये इस तरीके की ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। तो ये किस स्टेट की खासियत है? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेट, पूर्व संक्रियात्मक। फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, मतलब बच्चे में थॉट्स को रिवर्स करने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, बच्चा जो है इजीली चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ये इसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है 5 से 6 साल में बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास में आता है, तो इस एज को हम प्री स्कूल एज कहते हैं। ठीक है, प्री, ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं करना कि आपने सोचा 6 साल है बच्चा स्कूल आ जाता है तो हम स्कूल एज करेंगे, नहीं। ये जो है ये प्री स्कूल एज है, और स्कूल एज इसके बाद जो तीसरी स्टेट है हमारी, उसमें स्कूल एज कहा जाता है। यहाँ सेंट्रेशन होता है, मतलब बच्चा एक चीज़ पे अगर फोकस है तो वो एक ही चीज़ पर फोकस्ड रहेगा, उस पर उसका सेंट्रेशन हो जाता है, वो उसी पे सेंटर्ड रहता है। वो एक टाइम पे 2-2 3-3 टास्क को इफ़िशिएंटली नहीं कर पाएगा। बच्चा सेंट्रेटेड रहता है, वो एक ही टास्क पे फोकस्ड रहता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, उसके अंदर ये मैं वाला जो है ना, कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बच्चा इस स्टेट में ईगो सेंट्रिक होता है। अच्छा, एनिमिज्म भी इसी स्टेट की खासियत है। एनिमिज्म क्या होता है? जब वो निर्जीव चीजों में, निर्जीव वस्तुओं में जान होती है ना, जब वो ये मानता है, उसी को हम कहते हैं एनिमिज्म। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है यार, जब मान लो कोई बच्चा गिर जाता है, कोई छोटा छोटा बच्चा घर में है, तो वो रोने लग जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि ज़मीन ने मुझे मार दिया। अब हम क्या करते हैं उसको चुप करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उसके सामने हम ज़मीन को ऐसे ऐसे एक दो मार देते हैं और कह देते हैं ले हमारे बच्चे को मारेगा, लो देखो। तो वो बच्चा ना रोना बंद कर देता है, उसको लगता है कि हाँ इसने मुझे मारा था तो अब इसको भी मार पड़ गई, है ना। तो उसको लगता है कि हाँ धरती को मार दिया या ज़मीन को मार दिया तो ठीक है, अब ठीक है, उसको लग गई होगी, उसने मुझे मारा था, हमने उसको मार दिया। तो इसको हम बोलते हैं एनिमिज्म, है ना। वो उसमें भी ये समझता है कि नहीं उनमें भी जान है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिमिज्म। तो हम चलेंगे थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक है, अब कॉन्क्रीट जैसा कि नाम, यहां से बच्चा अगर क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम अगर दिखा दी जाए तो वो उसके सॉल्यूशन के लिए सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं उसका सॉल्यूशन वो सोच सकता है, तो इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। बच्चे 7 से 11 साल के बीच में क्या अपने दोस्तों की टोलियां बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। इसी को हम स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक है, और लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूर्त चीज़ों के लिए उनकी जो है सोच बनने लगती है, लॉजिक, वो सोचना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ट्रांजिटिविटी होती है, मतलब वो रिलेशंस को समझने लगेगा। चीज़ों को अगर हम दिखा दें तो वो रिलेशन समझने लगेगा। जैसे अगर हम उसको बोल दें कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, और हमने बोला बी जो है वो सी से बड़ा है, तो क्या ए भी सी से बड़ा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन वो करने लग जाएगा अगर हम उसको दिखा दें। तो बोलेगा हाँ भाई ए जो है वो बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो वो देख करके चीज़ों को बताना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। फिर उसमें ना रिवर्सिबल थिंकिंग भी आ जाती है। देखो पिछली वाली स्टेट में नॉन इरिवर्सिबल थिंकिंग थी, वहाँ चीज़ों को रिवर्स करके नहीं सोच पाता था वो, पर यहाँ पे वो फॉरवर्ड सोच सकता है, तो वहाँ से रिवर्स करके भी सोचना स्टार्ट कर देता है, उसके पास रिवर्सिबल थिंकिंग भी आ जाती है। ये सारे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो है खासियत है। फिर यहाँ पे CCS आ जाता है। अब CCS क्या है? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस स्टेज में। बोले कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन या सीरिएशन किस स्टेट में आता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे बड़े से गिलास में उसको हमने मिल्क दिया, ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने उसको एक
उससे भी बड़ा गिलास लिया पर जिसकी थिकनेस उससे कम थी, उसकी चौड़ाई उससे कम थी पर हाइट उससे भी ज़्यादा। हमने मिल्क उसमें पावर कर दिया और फिर दिया और बोला ये लो ज़्यादा, इसमें आपको ज़्यादा दूध मिलेगा क्योंकि ये जो है ये बड़ा गिलास है। लेकिन अब वो समझने लग गया है कि अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी थिकनेस भी कम है, यानी उतना ही मिल्क ही हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, और ये बच्चों को समझ में आने लग जाती है इस स्टेट में। तो चौथी स्टेट है जो कि हमारी आखिरी स्टेज है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ना मतलब ये आखिरी स्टेज है, इसमें लॉजिक बिगिन, मतलब उसको बिना देखे भी जो चीज़ उसने नहीं देखी है उसके लिए भी उसमें लॉजिक्स बनने लग जाते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती उनके लिए भी वो लॉजिक बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, सोचना चालू कर देता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब अब हम क्या करेंगे, उसको पहले तो जनरल फार्मूला पढ़ा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अब हम बोल देंगे उससे कि बताओ x प्लस 3y का होल स्क्वायर बताओ, तो वो उसको बता देगा। इसको हम बोलते हैं, ये तो जनरल जो है फॉर्मूला था, अब ये स्पेसिफिक और ये जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो मतलब बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक सोचना चालू कर देता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग उसमें आ जाती है। और ये जो मेथड है उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, तो ये उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग करना, कन्वर्जेंट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डाइवर्जेंट मतलब लीक से हट के, ठीक है, कुछ क्रिएटिव बनाना। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब कुछ क्रिएटिव करना, तो बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी समझने लगते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ये लास्ट स्टेज है, तो जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सारी उस बच्चे में आ जाती हैं। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की चारों स्टेट्स। होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब इस थ्योरी का जो हम एजुकेशन की फील्ड में क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, इससे हम क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर, तो उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो देखो पहली चीज़ तो उन्होंने बोला था मैच्योरिटी के पहले हम नहीं सिखा सकते, बच्चा तैयार होना चाहिए सीखने के लिए, तो एज के अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम प्लान करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, बच्चे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पियाजे ने दी एक्टिविटीज़ पे, यानी बच्चे को खुद से हम चीज़ें करने देंगे, एक्टिविटीज़ करने देंगे। बच्चा किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको एक्सप्लोर करने देंगे। सपोज़ कोई जैसे खिलौना होता है छोटा, तो छोटा बच्चा है तो वो उस खिलौने को पूरा तोड़ मरोड़ के देखता है, उसमें लाइट कहाँ से जल रही है, और उसको देखता है कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है कि ये लाइटें जल रही हैं। तो वो ना खुद एक्सप्लोर करके सीखता है चीज़ों को, डिस्कवरीज करता है। बस वो उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, उनको वो डिस्कवरीज करनी देनी चाहिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तीसरा, हमें ना बच्चों को मतलब ऐसे सारी चीज़ें ऐसा नहीं सोचना कि हमें उनको पूरा का पूरा ज्ञान भर देना है, नहीं नहीं, हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है, हमें सहायता करनी है, हमें जो है सुविधादाता के रूप में काम करना है, फैसिलिटेट करना है, हम केवल उनकी मदद करनी है, बल्कि वो अपना ज्ञान जो है, अपना नॉलेज खुद बिल्ड करेंगे। क्योंकि पियाजे ने कहा है दे आर द एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, वो अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। टीचर्स को ज़रूरी है कि वो फैसिलिटेट करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है, ना कि पूरा का पूरा उनको स्पून फीडिंग करा दें कि लो ये कॉन्सेप्ट है इसको याद कर लो, ऐसा नहीं करना देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थी इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी। आप अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, ये एज इट इज़ मेरे ही नोट थे। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की जो हमारी थ्योरी थी, इस एक वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के हमने क्लियर किए, और हर एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता था वो एक एक पॉइंट हमने इसका डिस्कस किया। होप आप लोगों को सारी चीज़ें ढंग से समझ आ गई होंगी। तो यार वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि पीपीटी स्लाइड्स बनाना मेरे खुद के नोट्स एज इट इज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाए, तो वो जो है बड़ा ही मेहनत का काम था। तो आप अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को अपने मेट्स के साथ, आपके और भी जो साथ में टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। उससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप किस लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी इसके बाद पढ़ना चाहते हैं, यानी आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।